हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ITI पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको मॉडल सेट 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराया हुआ था। आज की इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। इनसे पहले हमने मॉडल सेट 1 को कंप्लीट कर लिया था एक ही पार्ट में। सोशल स्टडी का जो एग्ज़ाम होता है SCBT बोर्ड में, ये ऑल ट्रेड के लिए होता है और ये सभी ट्रेड में एक ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो क्लास है यह सभी ट्रेड के लिए है, खास करके SCBT बोर्ड वाले के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। भाग ख में सिर्फ 4 प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा जाता है, जिनमें आपके प्रश्न 5 या 6 रहते हैं। हमने यहाँ पे 5 प्रश्न को ही लिया हुआ है। इनमें से 3 प्रश्न जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3, ये पिछले कई एग्जाम में रिपीट किए हैं अधिकतर। बाकी की जो ये 4 और 5 नंबर के जो प्रश्न हैं ये भी पूछे गए हैं, लेकिन कम रिपीट किए गए हैं। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमने इसे मॉडल सेट में ऐड किया हुआ है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब से लागू किया गया? भारत का जो संविधान है इसे कब बनाया गया है, इसमें कितने टाइम लगे हैं और इनके जो सदस्य की संख्या थी वो, और इन्हें कब लागू किया गया है, यह हमें आंसर में लिखना है इनका। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है शॉर्ट में या लॉन्ग में दे सकते हैं अपनी भाषा में। प्रश्न एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब से लागू किया गया? इसका जो आंसर है वो है भारत का संविधान सभा की पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा का आयोजन किया गया। संविधान सभा का जो आयोजन किया गया था वो 14 अगस्त 1947 को किया गया था। यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप नोट कर लें, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित अध्यक्ष बने। आपको यह भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में किया जा सकता है कि 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें किस राजनेता या नेता को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था या निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो उसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि संविधान को तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्षता में कितने सदस्यों की समिति बनाई गई थी? तो उसका आंसर होगा आपका 9। या फिर यह भी प्रश्न आ सकते हैं, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्य की समिति बनाई गई थी? उसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसे भी आप ध्यान से देखिए, और इनके जो हमने आंसर बनाए हैं इन्हें भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से जो हमने कंप्लीट करा रहे हैं आपका वो एग्जाम में आएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो है इस टाइप से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसने संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया? संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान पारित कर दिया। संविधान को जो पारित किया गया था 26 जनवरी 1949 को, भारतीय गणतंत्र की शासन व्यवस्था इसी पर आधारित है। प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में यह भी आ सकता है कि भारतीय गणतंत्र की शासन व्यवस्था किस पर आधारित है? तो आप लिखेंगे संविधान। स्वतंत्र भारत में संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। संविधान को जो लागू किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, और ये इसे जो पारित किया गया था ठीक इससे 1 साल पहले यानी 26 जनवरी 1949 को।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे ज़रूर नोट करते चलिए क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय प्रस्तावना लिखिए, बताइए इसका क्या महत्व है। प्रस्तावना को लिखना है और उन्हें बताना है कि इनकी क्या महत्व है। आप चाहे तो इसके पूरे प्रस्तावना को लिख के इसका एक एक अर्थ बता सकते हैं, इसका महत्व आप बता सकते हैं। हमने लिखा है, संविधान का प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य एवं महत्व निम्नलिखित हैं। इनके जो उद्देश्य एवं महत्व हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला हमने लिखा है कि संविधान का आधार, इसमें जनता के अधिकारों का विशेष महत्व दिया गया है, जिसका अर्थ है कि प्रस्तावना का आधार प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। और दूसरा पॉइंट, संविधान के स्रोताओं का ज्ञान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य रूप से राजनीतिक शक्ति जनता के हाथ में है। संविधान सभा में जनता के प्रतिनिधित्व थे जिनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। तीसरा पॉइंट, संविधान के उद्देश्य। संविधान के प्रस्तावना से स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किस प्रकार शासन की व्यवस्था स्थापना होगी, वह न्याय, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित की ओर विशेष ध्यान देगी। तीसरा प्रश्न है आपका, मजदूरी भुगतान अधिनियम के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं प्रावधानों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मजदूरी अधिनियम 36 के उद्देश्य, कार्य एवं प्रावधानों को हमें संक्षेप में वर्णन करना है। अब उत्तर में लिख सकते हैं, मजदूरी भुगतान अधिनियम यह उद्देश्य 1936 में पारित हुआ और मार्च 1937 में लागू हुआ था। मजदूरी अधिनियम जो है 1936 में पारित किया गया और इसे लागू जो किया गया मार्च 1937 ईस्वी में किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मजदूरी के भुगतान में विलंब, मजदूरी को न दिया जाना तथा मजदूरों पर लगाए गए जुर्माना और अनुपस्थित रहने पर मजदूरी की दुगनी राशि की कटौती करना। पहले यह आम बात थी। यही कारण था कि मजदूरी के जुर्माने के रूप में या अन्य कटौतियों द्वारा कमी करने या रोक लगाने के लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में पारित किया गया। यह अधिनियम जो है केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता था जिनकी आय 2500 रुपये से कम थी। मजदूरी भुगतान अधिनियम जो है 1936 का जो अधिनियम है, यह सिर्फ उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनकी आय जो है 2500 रुपये से कम थी। इस अधिनियम में धारा 5 भुगतान की तिथि से संबंधित है। इसके अनुसार किसी भी कारखानों में जिसमें 1000 से कम कर्मचारी हो, मजदूरी अधिनियम मजदूरी महीने के आखिरी दिन से अगले महीने की 7 तारीख समाप्त होने से पहले दे दी जाए। किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त होने पर उसकी मजदूरी का भुगतान दूसरे दिन की समाप्ति से पहले करना होगा। कर्मचारी का वेतन देना नियोजकों का प्रथम उत्तरदायित्व है। जो वहाँ पे नियोजक हैं, जो वहाँ के मैनेजर या फिर डायरेक्टर हैं, उनका जो प्रथम उत्तरदायित्व है, जो उनका पहला कार्य है कि वहाँ पे जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनके पेमेंट और उनकी देखरेख करना। कार्य क्षेत्र, यह अधिनियम रेलवे कारखानों व ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को मजदूरी देने के लिए लागू किया गया था। मजदूरी अधिनियम जो है उसका कार्य क्षेत्र है, यह अधिनियम रेलवे कारखानों व ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को मजदूरी देने के लिए लागू किया गया था। राज्य सरकार चाहे तो राजपत्र में 3 माह पहले अधिसूचना प्रकाशित करके अन्य स्थानों पर भी इसे लागू कर सकती है। मजदूरी भुगतान अधिनियम के
मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। इनके जो प्रावधान है वो यहाँ पे निम्नलिखित है। पहला पॉइंट पे, यह अधिनियम राज्य सरकारों को मजदूरों के हित संबंधित नियमों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। मजदूरी भुगतान अधिनियम जो है यह राज्य सरकार को मजदूरों के हित संबंधित नियम को लागू करने की शक्ति को प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम में श्रमिक को मजदूरी भुगतान संबंधित नियम एवं मजदूरी भुगतान का समय आदि का प्रावधान दिया गया है। तीसरा पॉइंट, इस अधिनियम में श्रमिक के वेतन से कटौती वसूलने संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चौथा पॉइंट, इस अधिनियम में जुर्माना राशि तय करना तथा जुर्माना की किस्म का प्रावधान करना है। अगर हम किसी पे जुर्माना लगा रहे हैं तो किस लिए जुर्माना लगा रहे हैं, उस पर वो किस टाइप में आ रहे हैं वहाँ पे नोटिस में देना है। पांचवा पॉइंट, इस अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि मजदूरी भुगतान की अवधि 1 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वेतन भुगतान का दिन एवं तिथि निश्चित होना चाहिए। अगर कोई मजदूर कार्य कर रहा है, उसे हम रख रहे हैं, तो एक राजपत्र या फिर एक एग्रीमेंट बनानी होती है जिनमें हमें डेट को, महीने को दर्शाना होता है कि हम इस डेट को इतने रुपये इसे हम दे रहे हैं। उनसे पहली अगर लेट होती है तो वो कंपनी पे एक्शन लिए जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सेवा समाप्त किए जाने या निष्कासित किए जाने पर दूसरे ही दिन वेतन का भुगतान कर देना चाहिए। अगर कोई मजदूरी, मान के चलते हैं कि कोई एम्प्लॉय एक फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, उनका रिटायरमेंट 11 मई को है, तो हम 12 मई को उनको पूरा पेमेंट क्लियर कर देंगे। या नहीं तो अगर किसी को 11 मई को निष्कासित किया जाता है, उसे जॉब से हटाया जाता है, तो उसे 12 तारीख को उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके पेमेंट देने होते हैं कंपनी के मालिक को। और सातवां पॉइंट है, जिन स्थानों में श्रमिक की संख्या 1000 से कम है वहां अगले महीने की 7 तारीख तथा जहां 1000 से अधिक श्रमिक हैं वहां अगले महीने की 10 तारीख तक भुगतान कर देना चाहिए। तीसरा प्रश्न का जो है आंसर हमने आपको बता दिया है। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चौथा प्रश्न को कवर करेंगे। चौथा प्रश्न है, कार्मिक संघ से क्या अभिप्राय है। कार्मिक संघ यानी कि यहाँ पे जो हमने जो भी प्रश्न लिए हैं ये शॉर्ट में है, इस टाइप से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। कार्मिक संघ से क्या अभिप्राय है। कार्मिक संघ, जिसे लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन भी कहा जाता है, कार्मिक संघ एक संगठन होता है जहाँ जो सभी कार्मिकों के हित के लिए कार्य करता है। कार्मिक संघ जो है, जिसे हम लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन कहते हैं, कार्मिक संघ एक संगठन है। कार्मिक संघ जो है एक संगठन है जहाँ पे कार्मिकों के हित के लिए कार्य किए जाते हैं। कार्मिक संघ मजदूरों को मजदूरी, घंटे, फायदे तथा अन्य कामकाजी परिस्थिति को निपटाने के लिए एकजुट होकर कार्य करता है। श्रमिक संघ के मुख्य कार्य अपने सदस्यों के वेतन में सुधार करना, काम करने की स्थिति और इसके सदस्य के काम करने के तरीके में सुधार करना, इसके सदस्यों के प्रशिक्षण एवं पेशेवर विकास में सामर्थ्य करना, यह सुनिश्चित करना कि नियुक्त द्वारा किया गया हर निर्णय श्रमिकों के हित में हो और उनका शोषण न किया जा सके। श्रमिक संघ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। श्रमिक संघ जो है वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सामान्य संघ, औद्योगिक संघ, शिल्प संघ, सफ़ेद पोशा श्रमिक संघ, ये 4 प्रकार के श्रमिकों संघ होते हैं। इन चारों संघ में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, चलिए उसे देखते हैं। सामान्य संघ, यह संघ कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए होता है जो विभिन्न उद्योगों जैसे सफाई कर्मी, लिपि कर्मी, परिवहन कर्मचारी
के विभिन्न कार्य करते हैं। ये कौन से आते हैं? जो कि सफाई कर्मी, लिपि कर्मी और परिवहन कर्मचारी के तौर पे कार्य करते हैं। जो कुशल और अकुशल होते हैं वो सामान्य संघ की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा कैटेगरी आपका आता है औद्योगिक संघ। यह संघ एक उद्योग के विभिन्न श्रमिकों के लिए है। उदाहरण के लिए नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स, जिसे NUM कहते हैं, जहां पाठ्यक्रम होगा जो पाठ्यक्रम में सभी स्तरों पर श्रमिकों के हित की रक्षा करता है। तीसरा है आपका शिल्प संघ। यह संघ कुशल श्रमिकों के लिए होता है। शिल्प संघ में सिर्फ कुशल श्रमिक भी हो सकते हैं और कुशल इसमें नहीं आएंगे। शिल्प संघ में जो अलग अलग उद्योगों में काम या कार्य करते हैं, जैसे कि यहाँ पे संगीतकार हैं, सफ़ेद पोशा श्रमिक, ये वाइट कॉलर या पोस्वर श्रमिक है जो विभिन्न उद्योगों में सामान्य कार्य करते हैं, जैसे शिक्षक के कार्य, वैज्ञानिक के कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 5, शिल्पकारों के लिए सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण होती है? शिल्पकारों के लिए सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण होती है, यह हमारा प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। एक कुशल श्रमिक एक अच्छे खिलाड़ी की भली भांति अपने कार्य को सुरक्षित ढंगों से करता है तथा जोखिमों व दुर्घटनाओं की संभावना से बचने के लिए हर संभव कार्य करता है, क्योंकि उसे उत्पाद हेतु बड़ी जटिल एवं महंगी मशीन पर काम करना पड़ता है। अगर हम बात करें ट्रेड फिटर की स्टूडेंट की या मैकेनिकल ग्रुप के जो भी स्टूडेंट है, अगर वो ITI कंप्लीट करते हैं, अपनी प्रशिक्षण जो है कंप्लीट करके किसी फैक्ट्री में कार्य करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो पहले उन्हें ट्रेन किया जाता है, उनके बाद उसे कार्य करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो कार्य मशीन पे करनी होती हैं उनमें बहुत सारे खतरा होती है, जैसे कि मशीन के भी खतरा है और जो कारीगर कार्य कर रहे हैं उनमें भी खतरा होती है। अतः खतरा एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। नियोजकों को भारी आर्थिक हानि से बचने और श्रमिक की अस्थायी और अस्थायी और योग्यता की रक्षा करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के साथ साथ नियोजकों को भी आर्थिक सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। कारखानों में सुरक्षा का दायित्व नियोजकों पर डाला जाता है। किसी भी फैक्ट्री का जो सुरक्षा का दायित्व होता है वो वहाँ के मैनेजर और वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं, जो मालिक होते हैं, उन पे होती है कि वो अपने फैक्ट्री की सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे। फैक्ट्री या कारखानों की सुरक्षा सिर्फ वहाँ के मशीन और सामानों से नहीं, वहाँ पे कार्य कर रहे कारीगर का सुरक्षा वहाँ के मालिक का होता है। आज जो है हम आपको सामाजिक अध्ययन का मॉडल सेट 2 कंप्लीट करा चुके हैं। आज की क्लास के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगली जो क्लास है वो सामाजिक अध्ययन पे ही आएगी, जिनमें हम आपको 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके प्रश्न सॉल्व कराएंगे।